हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज आप लोग देख रहे हैं ये यूपी बोर्ड का 10th का अनसॉल्व पेपर हम आज करवाएंगे आप लोगों को, जिसमें किस सब्जेक्ट का है, ये सोशल साइंस का। ये 2025 का सेट है, सेट नंबर 1। कोड इसका है 825 BAS। ठीक, अब आपको क्लास रेगुलर मिला करेंगी, किन्हीं कारणवश काफ़ी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। इसके अलावा आप लोग और भी अपना पढ़ते रहिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। आज हम लोग MCQs भी करेंगे इस वाले सेट के सारे, और आगे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिएगा, ये आपकी स्लाइड पर पहला क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? सभी को पता होगा। जहाँ पर इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, पता है सभी को? नहीं पता है? कब हुई थी? 1789 में। कब हुई थी? 1789 में। इसकी फ्रांस की क्रांति की वजह से एक पूरा वहाँ का फ्रांस का स्वरूप ही बदल गया था। अगर इस ऑप्शन की बात करें तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी ब्रिटेन में, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में 1607 के आसपास भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में लगा दी गई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। जर्मनी के एकीकरण का जनक किसको माना जाता है, या फिर जनक कौन है? ऑप्शन है नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क, मुसोलिनी। बताएंगे कौन है? हाँ, बताएंगे कौन है? चलिए देखिए, इसके एकीकरण का अगर जनक माना जाता है ऑटोमन बिस्मार्क। इनका पूरा नाम है ऑटोमन बिस्मार्क। ठीक, नेपोलियन ये कहाँ का था? ये फ्रांस का, ये फ्रांस का है। हिटलर आप लोग सभी लोग जानते हैं, रूडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी का है। और मुसोलिनी ये कहाँ का है? इटली का। ठीक है, ये इटली का है। तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज़्यादा भूमिका किसने निभाई थी? ऑटोमन बिस्मार्क ने। ठीक है, अपने इसीलिए भारत में भी अगर एकीकरण की बात की जाए तो भारत में एकीकरण का काम सबसे ज़्यादा किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, भारत की बात करें जो कि 1947 के आसपास, जो कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जो भी रियासतें हैं वो भारत के साथ रहना चाहें तो भारत के साथ रहें, और पाकिस्तान के साथ रहना चाहें तो वो पाकिस्तान के साथ रहें, और जो स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र रहें। तो काफ़ी रियासतें ऐसी थीं, कुछ भारत के साथ मिलीं, कुछ पाकिस्तान के साथ मिलीं। 3 रियासतें ऐसी भी थीं जो कि स्वतंत्र रही थीं, एक जिनमें जूनागढ़, एक जम्मू कश्मीर था, और एक हैदराबाद था। ठीक है, तो इन सभी को मिलाने का काम भारत में वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इसीलिए भारत में भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, जमशेदपुर, अहमदाबाद। बताएंगे कहाँ किया गया था? जमशेदपुर। ऑप्शन क्या है सही? जमशेदपुर। टिस्को कंपनी के टिस्को के रूप में किया गया था। ठीक है, टिस्को के रूप में, अगर हिंदी में तो हो तो हिंदी में भी लिख देते हैं।
ठीक है, किसके रूप में किया गया था? टिस्को के रूप में किया गया था। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कानपुर को फिर से वही बन गया। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। मुंबई भारत की वाणिज्यिक राजधानी है। जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था, जमशेदपुर में। अहमदाबाद को पूरे भारत का मैनचेस्टर माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अब देखिएगा हुआ क्या था। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद जो देश थे उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो उस समय सोचा गया था कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जहाँ पर लोगों को अगर किसी वित्तीय की ज़रूरत पड़े, वित्त की ज़रूरत पड़े, पैसे की ज़रूरत पड़े, तो एक जगह से देशों को मिल सके, ले सकें। तो इसीलिए एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये हुआ था 1944 में, और इसी सम्मेलन में कहा गया था कि एक ऐसी बैंक बनाई जाए जिससे सभी देशों को ज़रूरत पड़ने पर पैसा मिल सके। तो इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1944। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। भारत में महा आर्थिक मंदी कब आई थी? ठीक, महामंदी। भारत में, भारत नहीं सॉरी, विश्व है, विश्व में आर्थिक मंदी कब आई थी? हुआ क्या था? अमेरिका में यहाँ पर आयात में बहुत ज़्यादा शुल्क लगा दिया गया था। राजनीतिक जो बैंक की जो राजनीतिक नीतियाँ थीं उनको बढ़ा दिया गया था। तो इस वजह से पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गई थी 1929 में। होता क्या है कि जब बैंक कोई मौद्रिक नीति बनाती हैं, जैसे कहीं का भी ले लो, अपने यहाँ का ही ले लो, तो अगर वो ब्याज की दर कम कर देंगी तो क्या होगा? लोन ज़्यादा लिया जाएगा। जब लोन ज़्यादा लिया जाएगा तो सबके पास पैसा होगा। जब सबके पास पैसा होगा तो बताओ चीज़ें सस्ती होंगी या महंगी हो जाएंगी? बताओ, चीज़ें सस्ती होंगी या महंगी होंगी? जब सबके पास पैसा है, जैसे कोई चीज़ ले लीजिएगा, गाड़ी ले लो, ठीक, गाड़ी है, इसकी कीमत 50,000 रुपये है। अगर सबके पास पैसा है तो सब चाहेंगे गाड़ी लेना। तो कोई कहेगा हम 60,000 दे रहे, हमको दे दो, ठीक है। अगला आएगा कहेगा हम 70,000 दे रहे, हमको दे दो। और यही अगर बैंक अपनी ब्याज की दरें बढ़ा देंगी, जब ब्याज की दरें बढ़ा देंगी तो लोग लोन कम लेंगे, और जब लोग लोन कम लेंगे तो लोगों के पास पैसा कम होगा, और जब पैसा कम होगा तो चीज़ें कम ली जाएंगी, और जब चीज़ें कम ली जाएंगी तो वो चीज़ें कैसी हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी, ठीक। तो इसी वजह से वहाँ पर मौद्रिक नीति भी बढ़ गई थी, वहाँ का
वो आयात भी शुल्क बढ़ा दिया गया था। तो इसकी वजह से 1929 में पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी आ गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? अब देखिए कॉर्न का मतलब क्या होता है, ऐसे ही आप समझ लेंगे। कॉर्न, कॉर्न का मतलब क्या है? अनाज। अनाज के लिए एक कानून बनाया गया था ब्रिटेन से। ये संबंधित, पहले तो यही समझ लीजिए ये ब्रिटेन से संबंधित है। कानून बनाया गया था जहाँ पर आयात निर्यात के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुल्क लगा दिया गया था, बहुत ज़्यादा। ठीक, जिसकी वजह से बस पूछा तो इतने गया है किस देश से संबंधित है, तो ये ब्रिटेन से संबंधित है। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी क्या है? ठीक, अब हिंदी में अगर हम लोग बात करें, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है या क्षेत्रीय भाषा? पहले तो आप ये समझ लीजिए राष्ट्रभाषा हमारी कोई है ही नहीं। ठीक, राज्य भाषा का मतलब है सभी अपनी अपनी अलग अलग भाषा राज्य चलाएं। राजभाषा यानी जिन ऐसी भाषा जिसमें जो राज्य के काम हैं जिस भाषा में होते हैं उसको राजभाषा। आप नॉर्थ में चले जाइए तो वहाँ उत्तर में उधर मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, तो वहाँ उनकी अपनी भाषा है, वहाँ के जो काम है वो उनकी अपनी भाषा में होते हैं। नीचे साउथ में जाइए तो वहाँ मलयालम जैसे हैं, केरल में, कर्नाटक में कोंकणी है, तो उन भाषाओं में काम होता है। तो ये भाषा कैसी है? हिंदी राजभाषा है। टोटल जो काम होंगे वो हिंदी में होंगे, यानी जो फाइनल पहुँचेगा वो हिंदी में। ठीक, अब देखो हिंदी से जुड़े हुए चीज़ें, हिंदी से जुड़ी हुई चीज़ें देखिएगा। हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था? 14 सितंबर। ठीक, 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना गया था। तो इसीलिए भारत में हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को मनाया जाता है। एक होता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक, विश्व हिंदी दिवस ये कब होता है बताएंगे? ये होता है 10 जनवरी को। ठीक, 10 जनवरी को। क्यों? क्योंकि एक सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975 को नागपुर में। ठीक, कहाँ हुआ था? नागपुर में। तो यहाँ पर हिंदी को पूरे विश्व में सम्मान दिलाने के लिए ये सम्मेलन किया गया था। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है। एक और इसमें पूछा जाता है मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये कब होता है? 21 फरवरी को। ठीक है, 21 फरवरी को। यहाँ क्या होता है? अपनी मातृभाषा, अपनी जो मदर टंग है उसको लेकर के बात होती है। ठीक, ठीक, अगला देखिए। अगला है जनसंघ स्थापना कब हुई? जनसंघ की स्थापना, जनसंघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1951, 1972, 2014 और 1990। बताएगा कोई? कोई बताएगा? चलो बताते हैं। जनसंघ मतलब लोगों का संघ, जन मतलब होता है लोग। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर
1951। क्या देखूँ कहीं 51 ऑप्शन में है। कहाँ हुई थी ये भी बता देते हैं, दिल्ली में। ठीक, किसने किसने की थी, इसकी स्थापना करने वाले 3 लोग थे। ठीक, कितने लोग थे, 3 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक और हैं बलराज माधोप। एक और हैं दीनदयाल उपाध्याय। ठीक, 3 लोगों ने मिलकर जनसंघ की स्थापना की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1951। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। किसका संबंध, जनमत यानी लोगों का मत, भाई लोकतंत्र की बात है। ठीक, राजनीतिक दल लोकतंत्र में आते हैं। ठीक, उत्तरदायी शासन, भाई काम करने के लिए उत्तरदायी भी होना चाहिए, तो ये लोकतंत्र में आएगा। बहुसंख्यक शासन, बहुसंख्यक, जो बहुसंख्यक लोग हैं उन्हीं का सिर्फ शासन रहेगा। क्या ये लोकतंत्र की बात करता है। जिस कास्ट के या धर्म के समुदाय के लोग ज़्यादा होंगे उन्हीं का शासन रहेगा। क्या ये बात लोकतंत्र से रिलेटेड है। अगर ऐसा होगा तो लोकतंत्र फिर कहाँ है उसमें। लोकतंत्र है क्या, एक लोकतंत्र की डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने बहुत ही सरल शब्दों में दी है कि लोगों के द्वारा बनाए गए रूल लोगों पर ही लागू हों, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। यानी लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाए गए रूल या किया गया शासन क्या है, लोकतंत्र। ठीक, तो आप सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक का शासन ये लोकतंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, अगला देखिएगा, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कहाँ, लोकसभा में, राज्यसभा में, स्थानीय संस्थाओं में, विधानसभाओं में। कहीं ऐसा होता है कि इतने % महिलाएं विधायक रहेंगी, नहीं रहेंगी ना। ये आरक्षण रहता है स्थानीय संस्थाओं में। एक संविधान में संशोधन किया गया था, 72वां संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में इसमें आरक्षण की बात की गई थी कि स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। कितना, 33%। और प्रेजेंट टाइम में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 50% भी महिलाओं के लिए आरक्षण है या उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या है। आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या है। आर्थिक से मतलब है रुपए पैसे। रुपए पैसे बढ़ाने के लिए वृद्धि होनी है ना, विकास करना है, बढ़ाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। अब रुपए पैसे बढ़ाने के लिए रोजगार तो होना ही चाहिए, रोजगार। ठीक है, उपभोग में वृद्धि, चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए। ठीक, और तीसरा क्या है, स्वतंत्रता। जब हम स्वतंत्र हैं तभी ये सब हो पाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी उद्देश्य हैं विकास के। ठीक, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है। ये अगले आपके
उसमें डिटेल वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, वहाँ पर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अनौपचारिक साख को नियंत्रित कौन करता है? कर्जदार। ठीक, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कर्जदार। आरबीआई नहीं करता है, आरबीआई का काम है मौद्रिक नीतियाँ बनाना, मनी को कंट्रोल करना। ठीक है, अगला देखिएगा, तृतीयक क्षेत्र का व्यवसाय क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं। ठीक, पहला जिसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है थर्ड सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो पहले में देखिए क्या होता है, इनमें से ही अगर बताएं तो पहले में ये पशुपालन, ये पहले प्राइमरी सेक्टर की बात है, पशुपालन हो गया, कृषि से संबंधित चीज़ें हैं, डेयरी है, मत्स्य पालन है, खनन कार्य है, ये सब पहले सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? विनिर्माण, विनिर्माण जैसे कार के कलपुर्जों का निर्माण होगा, कपास बुनना, ये भी फर्स्ट सेक्टर में आएगा इसमें। ठीक, तृतीय क्षेत्र जो होता है, तृतीय क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिंग है, शिक्षा है, ठीक, यानी इसमें सेवा भाव हो रहता है। ठीक, तो ये बैंकिंग क्या है? बैंक का काम क्या है? हम लोगों की सेवा करती है। ठीक, तो ये सेवा क्षेत्र का काम है बैंकिंग। तो थर्ड, ये तृतीय क्षेत्र या थर्ड सेक्टर में बैंकिंग इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये प्राथमिक क्षेत्र है, ये द्वितीय क्षेत्र की बात है, ये भी प्राथमिक क्षेत्र की बात है, और ये थर्ड क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र की बात है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? व्यापार कैसे होता है? राज्य का राज्य के साथ, देश का देश के साथ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, ये एक देश का दूसरे देश के साथ जो व्यापार होगा उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाएगा। और जो भारत के अंदर राज्यों के बीच में होता है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं राष्ट्रीय व्यापार। ठीक, तो अवरोधक मतलब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा कौन कौन करेगा? ठीक, आयात कर, इंपोर्ट टैक्स, आयात कर, जो चीज़ें दूसरे देश से हमारे देश में आ रही हैं उसको आयात बोलते हैं, और उसी आयात पर अगर टैक्स ज़्यादा लगा दिया जाएगा तो क्या व्यापार करने कोई आएगा? तो ये बाधा बन रहा है। फिर दूसरा क्या है? घरेलू व्यापार को संरक्षण, जो अगर भारत की बात करें तो जो चीज़ें भारत में हो रही हैं, उनका उत्पादन हो रहा है और उन्हीं को संरक्षित किया जाए, उन्हीं को बढ़ाया जाए, तो फिर हमें बाहरी देशों से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो फिर ये बाधा क्रिएट करेगा, बनाएगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी ये अवरोधक का काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? कोई प्रॉब्लम? कमेंट जरूर करना। ठीक, आगे देखिएगा, अगला है उपभोक्ता के शोषण का एक रूप। जैसे कोई भी चीज़ उपयोग में ली जा रही है, उसी को उस चीज़ों का उपयोग करने वाला ही उपभोक्ता होता है। तो उसका शोषण कैसे कैसे होता है? कोई भी चीज़ ले लीजिएगा तो उसमें मिलावटी वस्तु मिलाई जाती है तो शोषण हो रहा है। जैसे दूध लेने जाओ तो उसमें क्या मिलता है?
मिलावट होकर के क्या मिलता है? पानी। ठीक। अनुचित कीमत लेना, अनुचित कीमत यानी ज़्यादा हाई फाई पैसा ले लेना ज़रूरत के हिसाब से। कम वजन मापना, 1 लीटर लाओ 900 ग्राम निकलता है। ठीक। तो ये सभी शोषण किए जा रहे हैं उपभोक्ता के, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा इनमें से सभी। क्लियर? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, किससे बना है? संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी से। अब इसमें देखिएगा जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? पोटास, ठीक है, मैग्नीज, सोडियम और भी कई चीज़ें हैं जो कि पाई जाती हैं। पूरा संपूर्ण उत्तरी मैदान, अगर उत्तरी मैदान जिसमें आता है थोड़ा सा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला क्षेत्र जो है ये उत्तरी मैदान कहा जाएगा। और इसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये गेहूँ और चावल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। ठीक। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक को कहते हैं खादर और दूसरी होती है बांगर। ठीक। खादर कैसी होती है? जिन मैदानों में बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, देखा होगा कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है, तो जहाँ जहाँ बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, और जब बाढ़ का पानी पहुंच जाता है तो वहाँ की मिट्टी कैसी हो जाती है? नई हो जाती है। और जब मिट्टी नई हो जाती है तो उसकी उर्वरता बढ़ जाती है, तो ऐसी मिट्टी को खादर कहते हैं। और जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है और धीरे धीरे उसकी उत्पादकता, उसकी उर्वरता कम होती रहती है, तो ऐसी मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक, समझ में आया? काली मिट्टी, इसको रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक, रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। ठीक। मरुस्थली मिट्टी मरुस्थल में पाई जाएगी, राजस्थान साइड में। लैटराइट मिट्टी उसको कहते हैं जो दलदल टाइप की होती है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 17। कौन वन संसाधनों के सिमटने का कारण नहीं है? यानी वन को कम करने के कौन कौन से कारण हैं और कौन कौन से नहीं हैं? वन। ठीक। वन कैसे कैसे कम होते हैं? कृषि क्षेत्रफल में, पहला देखिए, कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि। अगर कृषि का एरिया बढ़ाया जाएगा तो ऑटोमेटिक वन कम हो जाएंगे, तो इसलिए ये तो है। ठीक। वाणिज्यिक वानिकी में वृद्धि, अगर व्यापार ज़्यादा लगाएंगे, फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे, तो क्या होगा? वन कम किए जाएंगे, तो ये भी है कारण। खनन क्रियाओं में वृद्धि, खनन की क्रियाएं अगर ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो ये भी क्या है? सिमटने का कारण है। आरक्षित वनों का विस्तार। अब जो आरक्षित वन कैसे होते हैं? जो स्थायी रूप से सुरक्षित किए जाते हैं। जो स्थायी रूप से सुरक्षित किए जाते हैं, ऐसे वनों को क्या कहा जाता है? स्थायी, ये आरक्षित वन कहा जाता है। और जब ये वाले वन सुरक्षित किए जाएंगे तो फिर ये इसका सिमटने का कारण नहीं बनेगा। ठीक है, ये पर्यावरण के बैलेंस के लिए किए जाते हैं, और हमारे पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए कम से कम भूमि पर 33% वन होने चाहिए। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर ऑप्शन सही है, आरक्षित वनों का विस्तार। ठीक है, डी ऑप्शन
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? ठीक, अब देखिए रोपण फसल ये इधर लगा दिया गया है, देखिएगा। रोपण कृषि कहते किसको है? एक प्रकार की ये वाणिज्यिक खेती होती है। वाणिज्यिक का मतलब व्यापार के लिए खेती की जाती है, यानी इसकी जो फसलें होती हैं वो सीधे बेचने के काम आती हैं। इस प्रकार की कृषि एक फसल को एक बड़े क्षेत्र में उपजाया जाता है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतराप्रस्थ है। रोपण कृषि में बड़ी पूंजी और बहुत सारे कामगारों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि से प्राप्त ज़्यादातर उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, भारत में देखिएगा चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये कैसी फसलें हैं? रोपण फसलें हैं। ठीक, अब देखिएगा इसमें से गन्ना है, पूछा है नहीं है, ठीक है, गन्ना है, केला है, कॉफ़ी है। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? धान रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चाय का उत्पादन कहाँ होता है? मुख्य रूप से असम में, उत्तरी बंगाल में। कॉफ़ी कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, ये भी याद रखना। कॉफ़ी कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? कर्नाटक में। केला का उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार और महाराष्ट्र में होता है। रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। ठीक है, बाजार में इन चीज़ों को बेच दिया जाता है। गन्ना भी, केला है, कॉफ़ी है, लेकिन ये रोपण फसल नहीं है क्योंकि ये खाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कौन खनिज उद्योग है? ठीक, अब आप इधर देखिए, खनिज, ये देखिएगा एनसीईआरटी से ये लगाया है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऑथेंटिक बुक होती है। देखिए, खनिज जो होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, धात्विक और अधात्विक और ऊर्जा खनिज, यानी ऐसे खनिज जिनसे ऊर्जा भी निकले। ठीक, अभी ये सब मिल जाएंगे। ठीक, अब धात्विक में देखिएगा, एक लौह धातु होती है और एक अलौह धातु होती है और एक बहुमूल्य खनिज। ठीक, लौह धातु कैसी होती हैं? जिसमें लोहे का अंश मिले या लोहे का अंश उसमें मौजूद हो, जैसे लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज है, निकेल है, कोबाल्ट है, ये सब कैसे हैं? लौह धातुएं हैं। ठीक है, कैसी हैं? लौह धातुएं हैं। अलौह धातुओं में देखिए जिनमें लोहा ना हो, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। ठीक, ये कैसी धातुएं हैं? ये अलौह धातुएं हैं। ठीक, आगे देखिएगा, बहुमूल्य खनिज कैसे हैं? जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये बहुमूल्य खनिज हैं। ठीक है, अब देखिएगा आध्यात्मिक खनिज में, आध्यात्मिक खनिज में यानी जिसमें धातुएं ना हों, अभ्रक है, नमक, पोटास, सल्फर, चूनास, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये कैसी धातुएं हैं? ये धातुएं हैं आध्यात्मिक खनिज। ठीक, ऊर्जा खनिज यानी ऐसे खनिज जिनसे ऊर्जा मिले। क्या मिले? ऊर्जा मिले, यानी ऊष्मा मिले। कोयला, कोयला जलाकर ऊष्मा बना ली जाती है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक, अब देखो आपके ऑप्शन में क्या क्या मिला। चीनी उद्योग कहीं है इसमें? चीनी जैसा कोई उद्योग है? नहीं है। पेट्रो रसायन यानी पेट्रोलियम वाला, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बस यही खनिज उद्योग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज
योजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ऑप्शन है स्वर्ण खनन से, महाराजमार्ग विकास से, रेलवे परिवहन के विकास से, बाघों के संरक्षण से। इधर देख लीजिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किससे संबंधित है? महाराजमार्ग के विकास से। देखिएगा है क्या, भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, 3-4 को मिला के दिल्ली को जोड़ने के लिए 6 लेन वाली महाराजमार्गों की एक सड़क परियोजना शुरू की। पूछा जा सकता है ये फिर अलग से कि ये किससे संबंधित है, तो सड़क परियोजना के तहत इसको बनाया गया था। ठीक, इस परियोजना के अंतर्गत 2 गलियारा प्रस्तावित है। पहला उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर सबसे ऊपर, श्रीनगर से कन्याकुमारी से, यानी ऊपर से नीचे तक अगर मैप बनाकर हम लोग बात करें, देखिएगा प्रयास करते हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा। अब देखिएगा कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली कहाँ होगा? दिल्ली लगभग यहाँ पे है, दिल्ली लगभग यहाँ पे होगा। ठीक है, दिल्ली कहाँ होगा? दिल्ली लगभग इधर होगा। फिर कोलकाता इधर होगा। फिर चेन्नई इधर होगा यहाँ, और मुंबई यहाँ। तो ऐसे ये स्वर्णिम चतुर्भुज बनेगा। ठीक, इनको जोड़ने के लिए श्रीनगर को कन्याकुमारी से, श्रीनगर कहाँ होगा? इधर, और कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक, कन्याकुमारी कहाँ है? इधर श्रीनगर, और इधर कन्याकुमारी। ये एक गलियारा ये है। ठीक, दूसरा जो पूर्व पश्चिम है गलियारा सिलचर, असम से लेकर पोरबंदर गुजरात। असम ये इधर है और गुजरात ये इधर है। क्या हो जाता है भाई, यहाँ इधर से लेकर पोरबंदर इधर तक। ठीक, ऐसे इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत की मेगा सिटी के बीच दूरी व परिवहन समय को कम करना है। राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक फुल फॉर्म है इसका, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है कि ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम वाले गलियारे ये आपस में मिलते कहाँ पर हैं? जहाँ ये आपस में जो ये यहाँ पर जो काट रहे हैं ये क्या है? ठीक है, क्या हो गया भाई? ठीक, आ गया। चला गया। हाँ, तो ये चलो ऐसे ही पूछ लेते हैं। ये दोनों ऐसे जो काटते हैं ये क्या होता है? यहाँ पर कहाँ पर काटते हैं एक दूसरे को? तो ये ये झांसी में काटते हैं। कहाँ काटते हैं? झांसी में। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है MCQs में। ठीक है, तो ये संबंधित किससे है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना? महाराजमार्ग विकास से। ठीक, कोई प्रॉब्लम? तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस MCQs के।
ठीक, जो कि एक सेट के हैं। आगे देखिएगा, अब आएंगे निम्न प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में देना है। ये पार्ट है बी, ठीक, वर्णनात्मक क्वेश्चन है। ठीक, कम से कम 80 शब्द होने चाहिए। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन जो कि है, भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। ठीक, तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके भारत पर क्या प्रभाव पड़े? कुछ आर्थिक प्रभाव रहे, कुछ राजनीतिक प्रभाव रहे। ठीक है, देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। अब भाई युद्ध के प्रभाव नकारात्मक ही ज़्यादा रहेंगे, सकारात्मक तो शायद ही कोई हो। ठीक, आर्थिक प्रभाव पहले देख लीजिएगा। आर्थिक प्रभाव सबसे पहला देखिएगा, आर्थिक प्रभाव में रक्षा व्यय में वृद्धि तथा करों में वृद्धि। अब जब वहाँ पर सब खत्म हो चुका है सेना वगैरह, तो क्या होगा, रक्षा के लिए व्यय करना ही पड़ेगा। ठीक, करने के लिए करना क्या पड़ेगा, टैक्स वगैरह बढ़ाए जाएंगे, वही पैसा आएगा कहाँ से? ठीक है, तो युद्ध के खर्चों को देखो, लिखा भी है, युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रक्षा व्यय बढ़ाया, जिसके कारण सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आय कर बढ़ा दिया गया, जिससे आम जनता के लिए कठिनाई पैदा हो गई। ठीक, अब युद्ध किसके किसके बीच होता है और उसकी मार किसको झेलनी पड़ती है? आम जनता को। अगला देखिएगा, क्या हुआ, कीमतें बढ़ा दी गई, चीज़ें बढ़ा दी गई, महंगी कर दी गई। युद्ध सामग्री की बढ़ती मांग और सैन्य व्यय में वृद्धि के कारण कीमतों में भारी वृद्धि हो गई। खाद्यान्न और आवश्यक जैसी वस्तुओं के दामों में वृद्धि कर दी गई, जिससे आम लोगों की स्थिति और खराब हो गई। ठीक, खाने की चीज़ें महंगी कर दी गई, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? आम जनता पर। भारतीय उद्योगों का विस्तार, युद्ध की ज़रूरतों के कारण जूट के बोरे हो गए, कपड़ा और रेल जैसे औद्योगिक उत्पादों की मांग बढ़ी। इससे क्या हुआ, टाटा स्टील को लाभ हुआ और भारतीय पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। जो भारत में उस समय पैसे वाले लोग थे, उन्होंने ये काम वही कर पाएंगे, ये ज़रूरतें वही पूरी कर पाएंगे, और इसलिए क्या हुआ, पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। ठीक, अगला देखिएगा, आर्थिक संसाधनों पर दबाव कैसे हुआ देखिएगा। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के लिए भारत से भारी मात्रा में सेना और सामग्री भेजी, जिससे भारतीय संसाधनों पर दबाव पड़ा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? जो भी समझ में ना आए एक बार फिर से पढ़िएगा, और फिर भी ना समझ में आए तो फिर से पूछिएगा। ठीक, अगला देखिएगा, ठीक, पहले में क्या थे फिर से एक बार समझ लीजिएगा। यहाँ क्या क्या पूछा गया है, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव पड़ने चाहिए। ठीक है, वो प्रभाव, तो ये अभी यहाँ क्या समझा है, ये आर्थिक प्रभाव समझे हैं। ठीक, अब इसी क्वेश्चन के अगले स्लाइड पे राजनीतिक प्रभाव क्या है ये देखिएगा। ठीक,
क्वेश्चन वही है, आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव। ठीक, तो आर्थिक प्रभाव हम लोग देख चुके हैं, अब ये है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में पहला देखिएगा, राष्ट्रीय चेतना का उदय, कि सब लोग एकजुट होकर काम करने लगे थे। लाखों भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना में सेवा दी। लाखों भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना में सेवा दी, जिससे उनमें राष्ट्रीय चेतना बढ़ी और ब्रिटिश सेना के खिलाफ भावना प्रकट हुई। सुना होगा मंगल पांडे का नाम। भारतीय सेना में ही काम करते थे, 34वीं बटालियन के सैनिक थे, और वहीं से पूरा उन्होंने क्रांति शुरू कर दी थी ब्रिटिश सेना के खिलाफ। ठीक है। राजनीतिक सुधार की मांग में तेजी, जो राजनीतिक सुधार हैं उनको सही किया जाए, ऐसी भारतीयों की मांग होने लगी थी। युद्ध के बाद भारतीय नेताओं में ब्रिटिश सरकार से स्वशासन और सुधार की मांग की। लोकतंत्र की लड़ाई के रूप में युद्ध को प्रस्तुत किया कि ये लड़ाई कैसी है, लोकतंत्र की लड़ाई है। स्वशासन मतलब अपना शासन, अपना शासन मतलब हमें आज़ाद करो, जाओ यहाँ से। ठीक। स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन होने लगे थे। युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई दमनकारी कार्रवाइयाँ, जैसे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये रॉलेट एक्ट 1919 में आया था भारत में। था क्या? रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसे कहा जाता है अंधा कानून। ना कोई दलील, ना कोई वकील भी नहीं कर सकते, दलील भी नहीं दे सकते, अपनी गवाही भी नहीं दे सकते। और अनियमित समय के लिए ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, अनियमित टाइम के लिए किसी को भी शक के आधार पे, कैसे शक के आधार पे उठाकर जेल में डाल दिया करती थी। इसी का विरोध किया महात्मा गांधी ने भी विरोध किया, जिसमें महात्मा गांधी जेल भी गए थे। सबसे पहला महात्मा गांधी का राष्ट्रव्यापी आंदोलन इसी के खिलाफ हुआ था। वैसे आंदोलन पहले इसके सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह है, लेकिन एक देशव्यापी सत्याग्रह या देशव्यापी आंदोलन रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता है महात्मा गांधी का। ठीक, इसी में ये सैफुद्दीन किचलू और एक और व्यक्ति थे, देखो नाम नहीं याद, चलो अभी याद आएगा तो बताएंगे। दोनों लोग पकड़े गए थे और उन्हीं के पकड़ने के खिलाफ में ही ये मीटिंग हो रही थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि अमृतसर पंजाब। ठीक, अमृतसर पंजाब में है। यहाँ ये मीटिंग हो रही थी, जिसमें ये घटना है 13 अप्रैल 1919 की। ठीक, 1919 की ये घटना है। तो इसमें बूढ़े, बच्चे, लेडीज, जवान सब तरीके से लोग थे, और यहीं पर जलियांवाला बाग में ही जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। ब्रिटिश रिकॉर्ड के दौरान बताया गया था कि 389 लोग मारे गए थे, जबकि हजारों संख्या में लोग यहाँ पर मारे गए थे। तो ये दमनकारी नीतियाँ थी इनकी। नेताओं को निराशा हुई, जिसमें जैसे महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, बहुत सारे लोगों ने वकालत छोड़ दी, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा और गति मिली थी।
असहयोग आंदोलन की शुरुआत, यहीं पर से असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत हो जाती है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन। युद्ध के बाद उपजे असंतोष के परिणाम, हुआ क्या था? असंतोष क्यों थे युद्ध के बाद? क्योंकि हम लोगों को पता है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। तो जब भारत में आए थे तो यहाँ देखा, यहाँ क्या चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। 1914 से लेकर 1918 तक ही चला है, तो ये चल ही रहा था। तो महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ पर भी अंग्रेज़ों से सामना हो ही चुका था। सुना होगा आप लोगों ने कि उनको एक स्टेशन से, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो एक स्टेशन से उन्हें नीचे उतार दिया गया था, ये कहते हुए कि ये ट्रेन काले लोगों के लिए नहीं है। सुना है? तो वहीं पर महात्मा गांधी ने वहाँ अफ्रीका में ही बहुत सारे आंदोलन करवाए। नाम सुना होगा नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। तो नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, इनको बनाने में वहाँ पर अपार्थीड जैसी, रंगभेद जैसी जो नीतियाँ चल रही थी, उनकी खिलाफत की थी। तो अंग्रेज अच्छी तरह जानते थे कि महात्मा गांधी क्या चीज़ हैं। अच्छा, जब भारत में आए तो भारत में अंग्रेज़ों ने कहा कि ऐसा है, हमारे विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि भाई सही बात है। तो महात्मा गांधी ने भारत के में आकर जो पहला वर्ल्ड वार था उसमें अंग्रेज़ों का साथ दिया था, और अंग्रेज यहाँ पर लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती भी कराया। तो इस अंग्रेज़ों ने यहीं पर महात्मा गांधी को एक उपाधि दी थी, सार्जेंट मैन। क्या कहा था? सार्जेंट मैन कहा था अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को, सेना में भर्ती कराने वाले व्यक्ति। ठीक, लेकिन साथ भी दिया और अंग्रेज़ों ने कुछ अधिकार भी नहीं दिए। तो इसीलिए युद्ध के बाद उपजे असंतोष के परिणाम स्वरूप 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, जो स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, और यहीं पर से भारत में आंदोलन होना शुरू हो गए थे। आगे देखिएगा। ठीक, अब देखिए, ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्लियर हुआ। ठीक, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? अच्छे से समझ में आया? ठीक, अब उसी में देखिएगा अगला क्वेश्चन है अथवा। हालांकि आपको एक ही करना है, दोनों नहीं करने हैं, या तो पहला वाला कर लीजिए या फिर उसका ये अथवा वाला क्वेश्चन करिएगा। ठीक, दोनों नहीं करने हैं, लेकिन हमको समझाने दोनों हैं। ठीक, देखिएगा क्या है, आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। ठीक, आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारण देखिएगा। इस महामंदी के कई कारण थे। पहला कारण, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन यानी ओवर प्रोडक्शन हो गया की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण, कीमतें बहुत ज़्यादा गिर गई थी, कीमतों के कारण स्थिति और बिगड़ गई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी। जब सीधी सी बात है, जब कृषि उत्पादों की कीमतें घटेंगी तो किसानों की आय कहाँ से होगी? किसानों की आय कम हो जाएगी। तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही,
लेकिन ज़्यादा माल पैदा कर सकें। वे अपना आय स्तर बनाए रखें। ठीक, फलस्वरूप क्या हुआ, बाजार में कृषि उत्पादों की आमद हो गई, आमद और भी बढ़ गई, यानी मांग बढ़ गई, जिससे कीमतें और नीचे चली गईं। जब उत्पादन ज़्यादा होता है तो कीमतें घट जाती हैं, यह भी हम आपको समझा चुके हैं। खरीदारों के अभाव, अभाव का मतलब होता है कमी। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज सड़ने लगी, तो इससे क्या हुआ, आर्थिक महामंदी का ये मेन कारण था पहला। दूसरा कारण, 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज ले लिया, अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया था। जब स्थिति अच्छी थी तो अमेरिका से कर्ज जुटाना बहुत आसान था। सीधी सी बात है, अगर हमारे पास पैसा है तो ही अगला व्यक्ति कर्ज देता है। अमेरिका से कर्ज जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट के संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। हम लोग देखते हैं कहीं भी जो भी कंट्रीज लड़ रहे होते हैं, कहीं न कहीं उसमें अमेरिका का इनडायरेक्ट रोल रहता ही रहता है। सन 1928 के पहले तक महीने तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। कितना? $1 अरब। 7 साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने क्या हुआ, गहरा संकट खड़ा हो गया। तो ये आर्थिक महामंदी का कारण बन गया। ठीक, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वो अगले दिन यानी कल एक्सप्लेन करेंगे। तो क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। ठीक, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम आपके बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।